नमस्कार दोस्तों, यूजर्स इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 इतिहास की पाठ्य पुस्तक से हमारे अतीत वन के अध्याय 5 राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो प्राचीन ज़माने में कैसा राज्य होता था, राजा क्या होता था, क्या कैसे कार्य करते थे, जो राज्य का स्वरूप था वो कैसा था, उस बारे में हम इस पुस्तक में पढ़ेंगे। तो पिछले अंकों की तरह जहाँ पे आवश्यक होगा हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको समझने में आसानी रहे। थोड़ा हम आसानी के साथ धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, जिससे ये जो छोटी कक्षा के छात्र हैं उनको भी समझने में सुविधा हो। अगर बड़ी कक्षा के कोई छात्र हैं, जैसा आपको पता है, या कंपटीशन की तैयारी करने वाले मित्र हैं, ये आवश्यकता अनुसार इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। और आपको पढ़ना है इस NCERT सीरीज, एक तरीके से ये रीडिंग सीरीज है। एक्सप्लेनेशन की सीरीज हम ऑलरेडी लेके आएंगे, तो आपको समझ में अगर नहीं आ रहा तो उसमें आपको परेशान नहीं होना है। हम इसको एक बार इस सीरीज़ को ख़त्म करने के बाद हम एक्सप्लेनेशन की सीरीज लाएंगे। जहाँ पे आपको समस्या होगी उसको भी आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, तो उसको भी हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे अलग से वीडियो बनाकर। तो आपको सिर्फ अभी इस अध्याय में जो पढ़ा जा रहा है, जितना समझ में आ रहा है, एक बार, 2 बार आप सुनिए, 3 बार सुनिए, तो आपको बहुत कुछ चीज़ें वैसे भी समझ में आ जाएगी। शेष चीज़ें आपको अगले अंक में बताया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। अध्याय 5 राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। एक व्यक्ति हैं शंकरन, तो उनके माध्यम से एक उदाहरण के रूप में कहानी बताई जा रही है, उसके माध्यम से बात रखी जा रही है। चुनाव का दिन। जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। कुछ लोग शासक कैसे बने? अब एक यहाँ पे सवाल आता है कि कुछ लोग शासक कैसे बने। चलिए देखते हैं। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। तो अभी आज 2020 में तो कितने हो गए, करीब 70 साल से ऊपर। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे? हमने अध्याय 4 में यह पढ़ा कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। 3000 साल पहले, इसी को हम कहीं पे 1000 ईसा पूर्व भी कहेंगे, ठीक, या आपको पाठ्य पुस्तक में मिल सकता है किसी दूसरी में। तो इसको आप साथ में समझते चलिए। 3000 साल पहले मतलब 1000 ईसा पूर्व। परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। तो विष को क्या मानते थे? वैश्य को शूद्र। और पुरोहित यानी जिन्हें दूसरे शब्दों में ब्राह्मण कहा जाता है, वे उनको अनुष्ठानों में शामिल नहीं करते थे कई अनुष्ठानों में। यहाँ पे एक सवाल है, इस यज्ञ में उपस्थित होने वालों की एक सूची बनाओ। पेशे के आधार पर वहाँ कौन कौन से वर्ग शामिल थे। तो करिए प्रयोग आप। वर्ण
वर्ण क्या है? आपने वर्ण व्यवस्था का नाम सुना होगा, तो वर्ण है क्या? चलिए देखते हैं। इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद की बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। इनके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। तो ऋग्वेद के बाद जो ग्रंथ की रचना हुई इनको क्या बोलते हैं? उत्तर वैदिक ग्रंथ। उत्तर वैदिक ग्रंथ में क्या क्या आता है? यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियाँ बताई गई हैं। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। उस समय समाज में कई समूह थे, जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे यानी अमीर, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में भी विभाजित किया, जिन्हें वर्ण कहते हैं। कितने वर्गों में? 4 वर्ग, जिन्हें क्या कहते हैं? वर्ण। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था। उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा उपहार यानी जिसको हम दक्षिणा बोलते हैं। दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। तीसरे स्थान पर विश्य या वैश्य थे। इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्रायः औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। लोगों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध क्यों किया? अब आप जवाब देने की कोशिश करिए ऊपर पढ़ने के बाद। जनपद, तो जनपद क्या होता था उसके बारे में बात किया जा रहा है। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 में दिखाए गए हैं। ये धूसर चित्रित धूसर पात्र का एक यहाँ पे चित्र है। इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। शायद इनका प्रयोग खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। जैसे यहाँ हमारे यहाँ भगोना होता है उसी तरीके का, या कुछ क्षेत्र में इसको गंजा भी बोलते हैं। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख है। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। तो यहाँ पे एक सवाल पूछा जा रहा है, क्या इस सूची में तुम्हें किसी ऐसी फसल का नाम मिला जिसका उल्लेख अध्याय 3 में नहीं है? तो आप देख लीजिए, गन्ना। तो गन्ना क्या वहाँ पे था? ध्यान दीजिए। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं, जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में हैं। तो महाजनपद, तो जनपद आज की शब्द में हम उनको जनपद को क्या बोलते हैं? जिला। ठीक, आपने उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी जी को बोलते अगर कभी सुनिए तो वो जनपद का नाम लेते अधिकांश, यानी मतलब जिला। महाजनपद यानी संभाग के रूप में, तो वही थोड़ा बड़ी इकाई, जनपद से थोड़ी बड़ी इकाई। तो महाजनपद, करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी।
ये देखिए मानचित्र 4 है, भारत का मानचित्र है जो पहले का था, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था। और यहाँ पे अलग अलग मानचित्र जो जनपद हैं, महान जनपद, उनके नाम दिए गए हैं। तो आप तक्षशिला देख सकते हैं सिंधु नदी की तरफ, और गांधार है ऊपर सबसे। फिर आप नीचे आकर आइए, बीच में आपको अवंती, उज्जैन, तो इस तरीके से जो आपको कई जनपद, कौशाम्बी मिल जाएगा, तो कौशल मिल जाएगा, वैशाली मिल जाएगा, वज्र मिल जाएगा, मगध मिल जाएगा, बिहार तरफ आप देखें तो इस तरीके के आपको जनपद यहाँ पे मिल जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। अब सवाल दिया गया है कि महाजनपदों के राजा ऋग्वेद में उल्लेखित राजाओं से किस प्रकार भिन्न थे, 2 अंतर बताइए। तो अब बताइए, आपने पिछला अध्याय पढ़ा, इसको भी अगर आपको याद नहीं आ रहा तो एक बार आप पिछले अध्याय को रिवाइज कर सकते हैं। रिवाइज जितनी बार सुनेंगे उतनी बार, एक बार में किसी को याद नहीं होता, तो आपको बीच बीच में रिवाइज करते रहना पड़ता है। तो आप एक बार फिर से सुन सकते हैं। एक दीवार बनाई जा रही है उसकी यहाँ पे कि कौशाम्बी किले की दीवार। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था, यानी 500 ईसा पूर्व के आसपास। कर यानी टैक्स। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्रायः उपज का 1.6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भाग। कितना? 1/6, यानी करीब 17%। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए, जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेट को यानी शिकारियों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। आखेटक तथा खाद्य संग्राहक राजाओं को क्या देते होंगे, आप कल्पना करिए। कृषि में परिवर्तन, अगला टॉपिक। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। यानी उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, लोहे के फाल हल के बनने लगे, जिससे जुताई होती है। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया है, जिसे रोपा कहते हैं आजकल, रोपाई का काम उस वही। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज़्यादातर दास दासी तथा भूमिहीन खेती मजदूर करते थे। सवाल एक है, क्या तुम बता सकते हो कि राजा इन परिवर्तनों को प्रोत्साहन क्यों देते होंगे? बताइए। जाहिर सी बात है कि उनको लाभ ज़्यादा होता है। सूक्ष्म निरीक्षण, तो पहला है मगध का। मानचित्र 4 में मगध ढूंढो। देखिए पूर्वी भाग बिहार की तरफ। लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थीं। कौन सी नदियां? गंगा तथा सोन। ये का यातायात, खाद, जल वितरण, गाद, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। किसके किसके लिए? यातायात के लिए, यानी जल मार्ग, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। जल वितरण मतलब सिंचाई। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी थे। मगध में 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे।
महापद्मानंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह यानी आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र यानी आज का पटना को राजधानी बनाया गया। 2300 साल से भी पहले की बात है, यानी 300 ईसा पूर्व की। मेसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व पर विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा, अब ब्यास नदी देखिए कहाँ है, पंजाब पाकिस्तान बॉर्डर, ठीक। तो उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। अब एक सवाल है, इन सेनाओं और ऋग्वेद में उल्लिखित सेनाओं के बीच में तुम्हें क्या अंतर दिखता है, बताइए। ऋग्वेद आपने पिछले अध्याय में पढ़ा है, समस्या होने पर एक बार रिवाइज करिए जाकर, उसको फिर सुन लेंगे। वज्य, अगला भाग है खा में वज्य, मगध को पढ़े, अब वज्य राज्य को के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही वज्य राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली यानी बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। क्या कहते थे? गण या संघ। तो गण क्या है? गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है, और संघ, संघ अर्थात संगठन या सभा है। तो गण क्या है? कई सदस्यों वाले समूह के लिए, और संघ अर्थात संगठन या सभा। गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कम्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। तो क्या गण और जो संघ है इसमें क्या थे? स्त्रियां और दास तथा कम्मकार इन सभा में हिस्सा नहीं ले सकते थे। इसको आप ध्यान रखिएगा। बुद्ध तथा महावीर, जिनके बारे में तुम अध्याय 6 में पढ़ोगे, दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। वज्र संघ का यह वर्णन दीघ निकाय से लिया गया है। दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था, यानी आज 300 ईसा पूर्व। अजातशत्रु और वज्र संघ। अजातशत्रु वज्र संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वत्सकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्र सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा, वज्रवासी तब तक उन्नत करते रहेंगे जब तक पहला, वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे। दूसरा, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे। तीसरा, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे। चौथा, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। और पांचवा, वज्र महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। छठा, शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे। सातवां, विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। वज्र संघ अन्य महाजनपदों से कैसे भिन्न था? कम से कम 3 अंतर बताओ। तो वज्र में क्या क्या चीज़ें होती थी वज्र संघ में, वह अन्य महाजनपदों से कैसे भिन्न था, बताइए। तो ऊपर आपने देखा कि वज्र में क्या क्या होता था। बुद्ध ने क्या क्या चीज़, भगवान बुद्ध ने क्या क्या चीज़ बोला कि ये चीज़ें होती रहेगी तो वज्र तरक्की करता रहेगा, वज्र संघ। और महाजनपद में कैसा होता था, आपने दोनों चीज़ पढ़ा है, आप सोचिए, एक बार फिर से ऊपर जाकर रिवाइज कर लीजिए। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इनके बारे में तुम अध्याय 10 में पढ़ोगे। अब अन्यत्र दुनिया में क्या हो रहा है उसके बारे में बात की जा रही है आपसे काम करने के लिए। अपने एटलस में यूनान और एथेंस को ढूंढो। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। तो क्या 500 ईसा पूर्व, 2500 साल पहले मतलब 500 ईसा पूर्व। तो 2000 आपको ईसा पूर्व जब बोलते हैं तो उसमें 2000 वर्ष और ऐड कर देते हैं, तो 2500 साल। तो इस तरीके से हम आपको ये बताते इसलिए चल रहे हैं जिससे आपको आगे हैबिट पड़ जाए, इससे आगे समस्या ना हो, क्योंकि इसमें बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है फिर। यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली। इसमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासन के कई पदों पर नियुक्तियाँ लॉटरियों द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी।
औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से देशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। तो क्या एथेंस में वास्तव में जनतंत्र था? बताइए। आज के ज़माने में 18 साल में क्या वयस्क होता है, वोट करने का अधिकार मिल जाता है। पहले क्या था, 30 साल, वो भी सबको नहीं। तो बताइए, क्या वास्तव में जनतंत्र था, लोकतंत्र था, गणतंत्र था? सादा सिंपल सी बात है, नहीं। कल्पना करो, वैशाली के उस सभागार में तुम अंदर झांक रहे हो जहां मगध के राजाओं द्वारा आक्रमण का सामना करने के विषयों पर चर्चा की जा रही है। तुमने क्या सुना? एक थोड़ा सा आपको दिमाग चलाइए, ऐसी सिचुएशन में आपको डाला जा रहा है, जितना भी चल सकती है दिमाग। कुछ आगे शब्द हैं, ये उपयोगी शब्द जो आपको आगे जानना चाहिए। राजा, अश्वमेध, वर्ण, जनपद, महाजनपद, किलेबंदी, सेना, कर, पौधरोपण, गण अथवा संघ, प्रजातंत्र। कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ। नए शासक लगभग 3000 साल पहले, महाजनपद लगभग 3000 साल पहले यानी 1000 ईसा पूर्व। सिकंदर का आक्रमण, दीघ निकाय का लेखन लगभग 2300 साल पहले यानी करीब 300 ईसा पूर्व। गण या संघ राज्यों का अंत यानी लगभग 1500 साल पहले, ठीक, यानी 500 ईस्वी। आओ याद करें। तो ये कुछ ये प्रश्न सवाल दिए गए हैं, आपको चर्चा करना है, उत्तर देने की कोशिश करना है। तो इस अंक में अभी के लिए इतना ही। आप लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने में हमारी मदद करें, जिससे अधिक से अधिक लोग बेहतर शिक्षा हासिल कर पाएँ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।